हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड्स में भी काफी बार आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और नीट एग्जाम में भी यहाँ से काफी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल पूछ लिए जाते हैं। कंसेप्ट का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट में ये टॉपिक आता है जहां पर आपको ये समझाया जाता है कि कभी भी जो जीन एक्सप्रेस होता है, जब भी कोई जीन प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन से लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। उस चीज को समझने से पहले एक जनरल एक कंडीशन समझते हैं जो हमारी बॉडी में देखी जाती है और बहुत ही सिंपल सा एक डिवीजन ऑफ लेबर आप लोग समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा किसी भी एनिमल का, तो जाइगोट में एक कॉमन डीएनए प्रेजेंट होगा। वही डीएनए बार बार रेप्लिकेट करके एम्ब्रियो बनाएगा और वही एम्ब्रियो डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस करेगा। इसका मतलब यह है कि जाइगोट से लेके इन ऑर्गन्स की फॉर्मेशन तक डीएनए में तो कोई चेंज आएगा नहीं, डीएनए में किसी तरह का कोई बदलाव आएगा नहीं। इसका मतलब जो डीएनए पैनक्रियाज में है, वही डीएनए लिवर में है, वही लिवर आईज में है, और सोन सोन हमारी बॉडी की हर एक सेल में सेम डीएनए। अगर हमारी बॉडी की हर एक सेल में सेम डीएनए है तो इसका मतलब सारी सेल्स के अंदर जीन भी सेम होना चाहिए। और अगर जीन सेम है, बट क्या फंक्शन सेम कर रही है हर सेल? नहीं। क्या हर सेल सेम प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही है? बिल्कुल नहीं। जैसे इंसुलिन सिर्फ पैनक्रियाज में ही बनता है, लिवर में जो एंजाइम बनते हैं वो पैनक्रियाज में नहीं बन सकते, एंजाइम्स में जो आईज में जो प्रोटीन बनते हैं वो बाकी किसी ऑर्गन में नहीं बन सकते। बट सोचने की बात यह है, क्या जो प्रोटीन पैनक्रियाज में बन रहा है, जो प्रोटीन पैनक्रियाज में एक्सप्रेस हो रहा है, क्या उसकी सीक्वेंस बॉडी की किसी और सेल में नहीं है? बिल्कुल नहीं, सबके पास सेम ही सीक्वेंस है। तो फिर वो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक जेनेटिक रेगुलेशन है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये स्पेसिफिकली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी की किस सेल में कौन सा जीन प्रोटीन बनाएगा, यानी कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा और कब एक्सप्रेस होगा। तो कहां एक्सप्रेस होगा और कब एक्सप्रेस होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी भी है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए कि स्पेसिफिक ये वाला काम इसी सेल को दिया गया है तो वही जीन उसके अंदर एक्सप्रेस करना चाहिए, बाकी कोई जीन एक्सप्रेस करना वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में यही समझने वाले हैं कि कोई भी जीन किस जगह पर एक्सप्रेस होता है और कब होता है, तो सेल उसे रेगुलेट कैसे करती है। जब भी हम जीन के एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन करने के तरीके या कंट्रोल करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, तो हमें पता है कोई भी डीएनए या कोई भी जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूं कि कोई प्रोटीन या कोई जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, तो मैं किस किस लेवल पे उसको कंट्रोल कर सकता हूं, कहां कहां मेरे हाथ में रेगुलेशन है, कहां कहां मेरे हाथ में कंट्रोल है। तो अगर मेरी सेल यूकैरियोटिक है, मान लेते हैं जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो सेल यूकैरियोटिक है, तो उस सेल में हम कहां कहां रेगुलेशन कर सकते हैं। तो पहले सेल के अंदर इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन होता है। ये मेरा डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, बाहर साइटोप्लाज्म है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हम सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए नहीं एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इंट्रोन्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ में? एक्सोन के साथ में। एचएनआरएनए में इंट्रोन्स हटाए जाते हैं, स्प्लाइसिंग की जाती है, उसके बाद वो एमआरएनए में मैच्योर होता है। फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में आता है, फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो अगर आपको कंट्रोल करना है, आपकी सेल को कंट्रोल करना है, तो आपके पास 4 जगह है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, एक्सप्रेशन होगा या नहीं। पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शन है, अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, अगर प्रोटीन नहीं बनाना तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करूंगा। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल को कंट्रोल करके आप प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा लेवल है स्प्लाइसिंग, अगर आप प्रोटीन नहीं बनाना चाहते और ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो आप स्प्लाइसिंग रोक के भी प्रोटीन रोक सकते हो, और अगर आप प्रोटीन बनाना चाहते हो तो आप स्प्लाइसिंग कर सकते हो। तीसरा लेवल ट्रांसपोर्ट हो गया, आप आरएनए को बाहर अगर जाने से रोक देते हो तो भी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। और चौथा लेवल ट्रांसलेशन हो गया। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में एक्सप्रेशन करने के या एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के 4 लेवल हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, स्प्लाइसिंग लेवल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन लेवल भी इसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेवल और स्प्लाइसिंग ट्रांसलेशन लेवल। जबकि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल में देखूं तो पहली चीज आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरी चीज हमें यह भी पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोन्स ना होने की वजह से डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए नहीं बनता। तो अगर यहाँ पे डीएनए से आरएनए बना
तो आरएनए डायरेक्टली राइबोसोम के साथ कनेक्ट होकर ट्रांसलेशन कर लेता है। इसका मतलब हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मोस्टली कपल्ड होते हैं, यानी अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके तुरंत बाद ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मेरे पास कौन सा लेवल है कंट्रोल करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास 4 लेवल है। हमारे कोर्स में जो रेगुलेशन हमें समझाया गया है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर समझाया गया है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम कौन से लेवल की चर्चा करेंगे वहां पर? ट्रांसक्रिप्शन लेवल की। बहुत डिटेल में लेक्चर होने वाला है, सारे के सारे एस्पेक्ट हम लोग इस टॉपिक के कवर करेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, चाहे आप बोर्ड लेवल पे बात करें या नीट लेवल पे बात करें। जब भी हम बात करते हैं अलग अलग जीन के एक्सप्रेशन की, अच्छा यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखी है ऑपरेन। ऑपरेन वर्ड प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बहुत कॉमन है। क्या वर्ड मतलब होता है पहले मैं समझा देता हूं। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो वहां पे कई बार नोटिस किया जाता है कि बहुत सारे जीन या बहुत सारे सिस्टोन जो प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे सिस्टोन जैसे फर्स्ट सिस्टोन, सेकंड सिस्टोन, थर्ड सिस्टोन, फर्स्ट जीन, सेकंड जीन, थर्ड जीन जो प्रोटीन बना सकते हैं, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, बट इन तीनों का प्रमोटर एक ही है। प्रमोटर वो जगह होती है जहां से आरएनए बनना स्टार्ट होता है। तो अगर तीनों का प्रमोटर एक ही है, इसका मतलब जब ये आरएनए बनाएंगे तो एक ही आरएनए बनाएंगे, जब प्रोटीन बनेगा तो एक ही टाइम पे बनेगा। तो group of gene that have a common promoter and hence produced a common RNA is known as operator। ग्रुप ऑफ जीन, ऐसे जीन का ग्रुप जिनका सेम प्रमोटर है और एक ही टाइम पे वो आरएनए बनाते हैं, ऐसे जीन के ग्रुप को ऑपरेन कहते हैं। तो एक जीन या बहुत सारे जीन जो एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है उसके आधार पर अलग अलग कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 है इंड्यूसेबल जीन, जो हमें पढ़नी है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। इसका एग्जाम्पल लैक ऑपरेन ही है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंड्यूसेबल ऑपरेन या इंड्यूसेबल जीन क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से सुनेंगे, अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा और किसी स्पेसिफिक कंडीशन में या किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे तो उसे कहेंगे इंड्यूसेबल जीन या इंड्यूसेबल ऑपरेन। जैसे मैं आपकी बॉडी में भी एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। हमारी बॉडी में इंसुलिन की फॉर्मेशन जब ही होती है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन नहीं बन रहा, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, बंद है बिल्कुल। कब एक्सप्रेस हो रहा है? जब एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में इंसुलिन का एक्सप्रेशन इंड्यूसेबल एक्सप्रेशन है, इंड्यूसेबल जीन का एग्जांपल है। ऐसे ही इकोलाई के अंदर हम नोटिस करेंगे कुछ जीन ऐसे होंगे, जीन का ग्रुप ऑपरेन, कुछ जीन ऐसे होंगे जो अपने आप को लैक्टोज की प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो नॉर्मल केस में अगर कोई जीन बंद है और कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है, कंडीशन होती है इंड्यूसेबल जीन। रिप्रेसेबल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में कोई एक्सप्रेस हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में कोई एक्सप्रेस हो रहा है और किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वो बंद हो जाए। तो एक पहले बंद था, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में स्टार्ट होगा, ये ऑलमोस्ट स्टार्ट रहता है हर टाइम, बट जरूरत बंद होने पे ये बंद हो जाता है, जरूरत खत्म होने के बाद बंद हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरिन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपेरिन कैसे काम करता है। ये वाली वीडियो तो मेन लैक ऑपेरिन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं। अगर कोई जीन ऐसा है जो हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है बिना किसी रुकावट के, उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन। तो 3 तरह के जीन हो गए रेगुलेशन के हिसाब से। अगर कोई जीन नॉर्मल केस में बंद है और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में स्पेसिफिक कंडीशन में एक्सप्रेशन शुरू करता है तो इंड्यूसेबल है। नॉर्मल केस में चालू है बट स्पेसिफिक कंडीशन में बंद करता है तो रिप्रेसेबल है। और अगर हमेशा वो एक्सप्रेस करता रहता है, उसका रेगुलेशन नहीं होता, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव है। हमारा जो मेन ऑपरेन जो हमें डिस्कस करना है वो लैक ऑपरेन है। लैक ऑपरेन इकोलाई के अंदर पढ़ा गया, जैकब एंड मोनान नाम के 2 साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा पढ़ा गया। एक इंड्यूसेबल ऑपरेन का एग्जांपल है। इंड्यूसेबल का मतलब मैंने अभी बताया, नॉर्मल केस में ये बंद रहता है बट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में चालू हो जाता है। मैं तुम्हें एक कंडीशन समझाता हूँ। मान लो ये एक कल्चर मीडियम है, बहुत अच्छे से सब ध्यान देंगे। मान लो एक कल्चर मीडियम है और इस कल्चर मीडियम में एक इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो करता है।
किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स। प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स ग्लूकोज होता है। यानी अगर इस कल्चर मीडियम में आपने ग्लूकोज डाला तो इकोलाई इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, इसे ब्रेक डाउन करेगा, इससे एनर्जी बनाएगा। याद रखेंगे इकोलाई का प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स हमेशा ग्लूकोज है। ये बात लिख लेंगे कि इकोलाई का प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स हमेशा ग्लूकोज है। बट अगर मैंने कल्चर मीडियम में ग्लूकोज ऐड ना करके लैक्टोज ऐड कर दिया, लैक्टोज एक मोनोसैकेराइड नहीं है, एक डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, लैक्टोज बना हुआ है दो मोनोसैकेराइड से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर मैंने कल्चर मीडियम में ग्लूकोज ना देके गैलेक्टोज दिया तो इसका मतलब मजबूरन अब इकोलाई को लैक्टोज यूज करना पड़ेगा एनर्जी सोर्स की तरह। चाहता नहीं है वो, चाहता वो ग्लूकोज ही है, बट अगर सेल के पास ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज ही अवेलेबल है तो उस केस में अगर मैंने लैक्टोज दिया तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और तब उसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सेल के पास लैक्टोज होता है तो उसे कुछ ना कुछ नए एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे जो लैक्टोज को तोड़े और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करें ताकि वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाए और अपनी सेल के लिए एनर्जी बना पाए। ऐसे जीन जो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज की प्रेजेंस में एक्सप्रेस होंगे उन्हें लैक ऑपरेन कहेंगे। लैक ऑपरेन में मेनली क्या क्या जीन आते हैं? तीन मेन जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। जीन जेड, जीन वाई, जीन ए इसी सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। जीन जेड एक एंजाइम की फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही वो एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे इस एंजाइम की जरूरत कब पड़ेगी? जब सेल में लैक्टोज है। अगर सेल में लैक्टोज नहीं है तो इस एंजाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब तक सेल को ग्लूकोज मिलता रहता है तो सेल लैक्टोज को तोड़ना ही नहीं चाहता, लैक्टोज को लेना ही नहीं चाहता, तो वो एंजाइम नहीं बनाएगा। जीन वाई परमिएज नाम का एक प्रोटीन बनाता है जो मेम्ब्रेन में धसा हुआ एक ट्रांसपोर्टर है। जैसे आप देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन अरेंज होते हैं, लिपिड के अंदर बीच में प्रोटीन अरेंज है और जो प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही परमिएज एक प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है और ये लैक्टोज को एंट्री देता है सेल के अंदर या उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि लैक्टोज इजिली अंदर आ सके। जब अंदर आएगा तभी तो उसको यूज किया जाएगा एनर्जी सोर्स की तरह। और तीसरा जीन है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में दो बातें आप याद रखेंगे। पहले इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, उससे ये एसिटाइल ग्रुप उठाता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ऊपर ट्रांसफर करता है। ये तो इसका फंक्शन है। क्या याद रखना है? फंक्शन क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप लेता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को देता है, इसीलिए ट्रांस मतलब ट्रांसफर कर रहा है। किसका ट्रांसफर? एसिटाइल ग्रुप का। पर दूसरी बात जो आप याद रखेंगे, इस काम का इस जो इसने किया कि एसिटाइल ग्रुप उठाया कहां से? एसिटाइल कोएंजाइम से और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को दिया, इस काम का लैक ऑपरेंड में इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता। वी आर नॉट करंटली श्योर कि ये फंक्शन जो हो रहा है इसकी जरूरत क्या है, क्या इसके बिना भी लैक ऑपरेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, इस वाले प्रोसेस की जरूरत क्या है उसके लिए हम करंटली अभी श्योर नहीं है। तो हमारे पास तीन जीन है जो जब ही एक्सप्रेस होते हैं, अच्छा नोटिस करेंगे तीनों जीन का प्रमोटर एक ही है, तीनों जीन का प्रमोटर एक ही है। प्रमोटर एक होने का मतलब यह है जब तीनों एक्सप्रेस करेंगे तो एक साथ करेंगे, नहीं करेंगे तो एक साथ नहीं करेंगे, तीनों का आरएनए एक ही बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या बात कह रहा हूं मैं, ये तीनों जीन तभी चाहिए जब सेल के अंदर लैक्टोज अवेलेबल। लैक्टोज के बिना सेल को इन तीनों जीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन तीनों जीन के अलावा एक सीक्वेंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर सीक्वेंस। ऑपरेटर सीक्वेंस एक तरह की रेगुलेटरी सीक्वेंस है। रेगुलेटरी सीक्वेंस समझते हैं? ऐसी सीक्वेंस जो रेगुलेट करती है कि कोई जीन काम करेगा या नहीं करेगा, कब करेगा, कितना करेगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस का मेन काम ये होता है। तो ऑपरेटर जो है वो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है। इसी तरह एक रेगुलेटिंग जीन भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, जीन आई। जीन आई जो है वो एक रेगुलेटिंग जीन है हमारे पास। ये जीन आई क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है, इसका नाम है रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है। अभी हम समझेंगे इनका क्या रिलेशन है कि जीन आई ने रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ऑपरेटर रेगुलेट करेगा, वो हम देखेंगे क्या होता है। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि ई कोलाई के अंदर तीन जीन है, तीनों का प्रमोटर एक है, इसलिए इन तीनों को मिला के ऑपरेन कह दिया हमने। ठीक है, तीनों का काम सेल को जब ही होता है जब सेल में लैक्टोज होता है,
तो तीनों जीन तभी एक्सप्रेस करेंगे जब सेल में लैक्टोस होगा, अदरवाइज जीन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो सेल में लैक्टोस है तो मुझे लैक ऑपरेन को एक्सप्रेस कराना है, अगर सेल में लैक्टोस नहीं है तो लैक ऑपरेन एक्सप्रेस नहीं कराना, क्योंकि लैक्टोस की प्रेजेंस में ही एक्सप्रेशन होगा तो ये इंड्यूसेबल ऑपरेन का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। कंडीशन दूसरी मैंने क्या बताई, ई कोलाई को प्रेफरेंस किस चीज की है, ग्लूकोज की, तो अगर ग्लूकोज है तो लैक्टोज नहीं चाहिए, बट अगर ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब कंडीशंस है बहुत सारी, बड़े अच्छे से और बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत डिटेल में इसको मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे फोकस रखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। कंडीशन नंबर 1 है, अगर बेटा सेल में लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज का आइसोमर होता है एलोलैक्टोज, लैक्टोज का आइसोमर होता है एलोलैक्टोज, जिनको हम इंड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो अगर सेल में इंड्यूसर नहीं है, मतलब ना लैक्टोज है, अगर लैक्टोज नहीं है तो एलोलैक्टोज एब्सेंट होगा, उस केस में क्या होता है बताएंगे जल्दी से। अगर लैक्टोज नहीं है इसका मतलब मुझे लैक ऑपरेन को एक्सप्रेस नहीं कराना, कंडीशन नंबर 1। मुझे चाहिए ही नहीं है जीन, मुझे इनका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्यों, मुझे इनका काम कब होता है, जब सेल में लैक्टोज हो, पर सेल में लैक्टोज नहीं है, सेल में लैक्टोज नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगा इसका एक्सप्रेशन हो। और मैंने अभी कहा हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया में कंट्रोल कौन से लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब आप आरएनए ही नहीं बनने दोगे, अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। जीन आई जो रेगुलेटिंग जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनेगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाके जुड़ेगा ऑपरेटर से। अभी हमने समझाया रिप्रेसर जाके किससे जुड़ जाता है, ऑपरेटर से, और रिप्रेसर और ऑपरेटर मिलके बना लेते हैं रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सिंपल है, लैक्टोज सेल में नहीं है, मैं नहीं चाहता ये तीनों एक्सप्रेस हो क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है, जब लैक्टोज होगा तब जरूरत होगी तब हम एक्सप्रेस कराएंगे, यही रेगुलेशन है। बिना रिक्वायरमेंट के एक्सप्रेशन नहीं होता और जब जरूरत होती है तभी एक्सप्रेशन होता है। अब क्या होता है, जैसे ही हम नोटिस करते हैं कि भाई रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर गया, रिप्रेसर जाके क्या कर गया, ऑपरेटर से बाइंड कर गया, तो अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन करना होता है तो ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप याद है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करना चाहिए प्रमोटर के पास, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है तो ही तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। बट यहाँ कंडीशन क्या है, पहले से ही ऑपरेटर के पास कौन बैठा हुआ है, रिप्रेसर, क्योंकि रिप्रेसर यहां बैठा हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा और एक्सप्रेशन रुक जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंडीशन है कि लैक्टोज ना होने पर हम लैक ऑपरेन का एक्सप्रेशन रोक देते हैं। रोका किसने, रिप्रेसर ने, रोका किसने, रिप्रेसर ने। कैसे रोका, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर गया और ऑपरेटर के साथ मिलकर बना लिया रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, हो गया रेगुलेशन, सिंपल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं रिप्रेसर की प्रेजेंस में ऑपरेटर काम नहीं करता और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। इस तरह की रेगुलेशन को कहा जाता है नेगेटिव रेगुलेशन। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है कि रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन विद रिस्पेक्ट टू जीन आई या बिकॉज ऑफ जीन आई या रिप्रेसर की वजह से जो रेगुलेशन हम लोग देख पा रहे हैं वो कैसा रेगुलेशन है, नेगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि इसने जीन लैक ऑपरेन को एक्सप्रेस होने नहीं दिया। तो जीन आई ने रिप्रेसर बनाया, रिप्रेसर ने एक्सप्रेशन को रोक दिया, एक्सप्रेशन के रुकने की वजह से हम इस रेगुलेशन को नेगेटिव कहेंगे। ये कंडीशन है स्विच ऑफ कंडीशन, जहां पर लैक ऑपरेन काम नहीं करता। कंडीशन नंबर 2 क्या आती है, कंडीशन नंबर 2 आती है कि मान लो सेल में लैक्टोज या एलोलैक्टोज आ जाता है, अब कंडीशन चेंज हो गई, अब सेल में लैक्टोज आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे, अब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों जीन एक्सप्रेस करें क्योंकि अब मुझे इनकी जरूरत है।
लैक्टोस आया है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस चाहिए मुझे, क्या करने के लिए? उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। परमीएस चाहिए मुझे उसे एंट्री देने के लिए, और इसका फंक्शन हमें अभी बताया कि हमें लैक ऑपरेंड में इसका रोल नहीं है, बट ये चाहिए हमें, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड तो है। अब क्या होगा? अभी हमने क्या कहा, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे जुड़ गया सर, तो फिर तो ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, बट अब हमें एक्सप्रेस कराना है। इसका मतलब क्या है? आप रिप्रेसर को यहां नहीं जाने दोगे। अगर आप एक्सप्रेस कराना चाहते हो तो आप रिप्रेसर को ऑपरेटर पे मत जाने दो, क्योंकि अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे जुड़ गया तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देगा। यहां पर क्या हम नोटिस करते हैं, यहां क्या होता है, जो इंड्यूसर आता है, इंड्यूसर कौन है यहाँ पर? एलोलैक्टोस। मेन जो इंड्यूसर है वो एलोलैक्टोस है, याद रखेंगे। बट एनसीईआरटी में क्योंकि लैक्टोस का जिक्र है तो वो भी याद रखेंगे, बट मेन जो इंड्यूसर है वो एलोलैक्टोस है, जो कि लैक्टोस का आइसोमर है। ये एलोलैक्टोस यानी ये इंड्यूसर आके रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, यानी ये रिप्रेसर को ऑपरेटर पे जाने से पहले अपने साथ जोड़ लेता है। ये बना लेता है एक इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। तो एलोलैक्टोस ने क्या किया, रिप्रेसर जो कि ऑपरेटर पे जाना चाहता था उसे अपने साथ जोड़ लिया और एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। अब हमने नोटिस किया कि सर ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो गया, यानी इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। रिप्रेसर रोकना चाहता था, हम चालू करना चाहते हैं, तो इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। अगर इंड्यूसर ने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया तो ऑपरेटर पे कोई बाइंड ही नहीं किया। ऑपरेटर पे जब बाइंडिंग नहीं हुई तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल गई। आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा। जब प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा तो इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो लैक एमआरएनए बन जाएगा, और लैक एमआरएनए बन जाएगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा और इनका एक्सप्रेशन चालू हो जाएगा। तो लैक्टोस नहीं था, लैक्टोस नहीं था तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया और सारा प्रोसेस रोक दिया। पर जब लैक्टोस है यानी इंड्यूसर है तो इंड्यूसर ने किसके साथ बाइंड कर लिया? रिप्रेसर के साथ, और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। रिप्रेसर के इनएक्टिव होते ही वो यहां जा ही नहीं पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल गई, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दिया, एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। तो जब लैक्टोस नहीं है, एक्सप्रेशन को रोका किसने? रिप्रेसर ने। रेगुलेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जब लैक्टोस आया तो उसने इंड्यूसर की फॉर्म में रिप्रेसर को ब्लॉक कर दिया, ऑपरेटर खाली रहा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और एक्सप्रेशन चालू हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक छोटी सी लाइन है जो एनसीईआरटी की है और आप लोगों को वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में आ सकता है यहां से, और वो ये है कि सर आप ये कह रहे हो कि अगर ये मान लो कल्चर मीडियम है, थोड़ा ध्यान देना इस बात को, और ये ई कोलाई है, तो ई कोलाई की मेम्ब्रेन पे परमिएज होना चाहिए, ताकि जब आप लैक्टोज डालोगे कल्चर मीडियम में तो लैक्टोज को एंट्री मिल सके। अगर परमिएज नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। क्लियर वाली बात है। अब सवाल ये भी तो उठता है कि बेटा अगर लैक्टोज सेल में नहीं है, सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर होने से क्या ही फर्क पड़ता है, सेल के अंदर नहीं है तो लैक ऑपरेंट बंद है, और अगर लैक ऑपरेंट बंद है तो परमिएज नहीं बन रहा, और अगर परमिएज नहीं बन रहा तो अगर मैं कल्चर मीडियम में लैक्टोज डाल भी दूंगा तो अंदर कैसे आएगा? सेल को कैसे पता लगेगा, या सेल एंट्री कैसे देगी जब वो लैक ऑपरेंट ही नहीं चला रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए या आ सकता है, कि बिना लैक्टोज के लैक ऑपरेंट चलता नहीं है, जो हमने अभी देखा। और अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरेंट बंद है, तो परमिएज भी नहीं होना चाहिए, और अगर परमिएज नहीं है और आपने लैक्टोज बाहर से डाल भी दिया तो सर फर्क क्या पड़ेगा, लैक्टोज तो अंदर आएगा ही नहीं, और जब लैक्टोज अंदर आएगा नहीं तो बताओ रिप्रेसर को रोकेगा कौन? इससे क्या समझ में आता है, इससे एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में आती है, वो ये है कि वेरी लो एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन होता है बट बहुत ही धीरे होता है, बहुत ही कम होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। एनसीईआरटी में लिखा है कि लैक्टोज के ना होने के पर भी, अगर सेल में लैक्टोज नहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत लैक ऑपरेंट एक्सप्रेस करेगा, ताकि परमिएज बन सके, और परमिएज बन सके तो एंट्री मिल सके लैक्टोज को, तभी तो लैक ऑपरेंट को आप चालू कर पाओगे। तो यहां से दो क्वेश्चन समझ में आते हैं मुझे। पहला, लैक्टोज नहीं भी है तो भी मुझे बहुत थोड़ा, बिल्कुल स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं कह रहा हूं इतना कम एक्सप्रेशन होना चाहिए कि थोड़ा बहुत परमिएज हमेशा प्रेजेंट रहे। थोड़ा बहुत परमिएज रहेगा तो एंट्री अलाउड होगी, तो जब लैक्टोज आएगा तो मैं बढ़ा दूंगा स्पीड। बट मेन चीज क्या है कि थोड़ा बहुत परमिएज होना तो चाहिए। अगर मेरे पास परमिएज होगा ही नहीं तो लैक्टोज डाल के मैं करूंगा क्या? समझ में आ रही है बात? अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा कैसे होता है? इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है। लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर भी कह रहा हूं थोड़ा बहुत लैक ऑपरेंट चलेगा। रिप्रेसर बनेगा, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ेगा और ऑपरेटर से जुड़ के रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा समझने को, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए समझ लो उसको। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रुकी हुई है। अब मेरे को थोड़ा बहुत चलाना है, तो यहां से एक कंसेप्ट आप याद रखो, बायोमोलिक्यूल्स का कंसेप्ट है, यहां पे भी अप्लाई होता है कि हर एक प्रोटीन का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होगा, कभी ना कभी तो उसे रिप्लेस होना होगा, कभी ना कभी तो वो खराब होगा। मान लो मान लो कि ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो यहां पर आया है ये थोड़ी देर में खराब हो जाएगा। जैसे ही ये खराब हो जाएगा तो ऑपरेटर खाली हो जाएगा। जैसे ही ये यहां से खराब हो गया, खराब होते ही रिप्रेसर हट गया, रिप्रेसर हट गया तो ऑपरेटर खाली हो गया। अब एक नया रिप्रेसर बनेगा। नया रिप्रेसर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब क्या कह रहा हूं मैं, पहला रिप्रेसर आके बाइंड किया तो ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर दिया, पूरी बंद है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पा रहा। अब ये जो रिप्रेसर यहां जुड़ा हुआ है ना, ये थोड़ी देर तक जुड़ा रहेगा, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। ये खराब होते ही नया रिप्रेसर आना चाहिए। पर मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, ज्यादा गैप नहीं है पर थोड़ा गैप है। ये थोड़े से गैप में ही आरएनए पॉलीमरेज को टाइम मिल जाता है और आरएनए पॉलीमरेज आके किससे जुड़ जाता है? प्रमोटर से। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ता है वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद तुरंत ही एक नया रिप्रेसर आके फिर से इसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि रिप्रेसर को रोकने वाला लैक्टोस नहीं है। बट हम क्या कह रहे हैं, लैक्टोस नहीं भी है तो भी एक रिप्रेसर की बाइंडिंग और दूसरे रिप्रेसर की बाइंडिंग के बीच में कुछ समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए ऑपरेटर खाली है। और ऑपरेटर खाली है तो प्रमोटर से आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन चल जाता है। ये बहुत धीरे होता है बट इसका फायदा समझ में आ रहा है। इसका फायदा ये है कि ये इतना धीरे है कि एक आधा परमिएज बन रहा है। कोई बात नहीं, एक आधा परमिएज तो बन रहा है। उस परमिएज की वजह से अगर लैक्टोज मीडियम में तुम डालोगे भी तो एंट्री तो मिलेगी सर, और एंट्री मिलेगी तो जब लैक्टोज आएगा वो रिप्रेसर को रोक के स्पीड बढ़ा देगा, रिप्रेसर को रोक के स्पीड बढ़ा देगा। तो मुझे क्या समझ में आया, अगर लैक्टोज नहीं है पहली चीज तो लैक ऑपरेन नहीं चलना चाहिए, ये हमें क्लियर है। लैक्टोज है तो रिप्रेसर को रोक दिया जाएगा और लैक ऑपरेन चलेगा, ये भी क्लियर है। बट अगर लैक्टोज नहीं भी है तो भी बहुत 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 स्लोली लैक ऑपरेन एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि दो रिप्रेसर की बाइंडिंग के बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसमें आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर लेगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है बट हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर एक लैक ऑपरेंट की जो स्लाइड है उसमें लैक पी लैक से यानी प्रमोटर से पहले कैप बाइंडिंग साइड का मैंने जिक्र किया है। एनसीईआरटी में एक लाइन है, वो लाइन ये है कि अभी हमने कहा कि जीन आई जो रिप्रेसर बना रहा है उसकी वजह से लैक ऑपरेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो ये नेगेटिव रेगुलेशन। फिर एनसीईआरटी कहती है कि लैक ऑपरेंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। इसका मतलब यह है कि लैक ऑपरेंट पॉजिटिवली भी रेगुलेट होता है। अब पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब तो बढ़ाना होता है सर, नेगेटिव मतलब अगर रोकना है या घटाना है, तो पॉजिटिव मतलब बढ़ाना है। तो अगर एक जीन इसको घटा रहा है तो एक जीन इसको बढ़ा भी रहा है, और वही जीन कैप बाइंडिंग साइट है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा, अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट। नेगेटिव रेगुलेशन किसके हिसाब से है? जीन आई के हिसाब से। नेगेटिव रेगुलेशन किसके हिसाब से है? जीन आई के हिसाब से, क्योंकि वो रोक रहा है रिप्रेसर के हिसाब से। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होती है बट पॉजिटिव रेगुलेशन की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सेल में लैक्टोज होना चाहिए, ऑब्वियसली लैक ऑपरेंट तभी चलेगा। और दूसरी कंडीशन है ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। अब यहां से बात याद करो जो मैंने थोड़ी देर पहले पहली स्लाइड में आपको समझाया। सेल प्रीफरली किस शुगर सोर्स को पसंद करती है? ग्लूकोज को। तो अगर सेल में ग्लूकोज है तो सेल प्राइमरली किस पे फोकस करेगी? ग्लूकोज पर। लैक्टोज भी है अगर तो भी फोकस लैक्टोज पे नहीं होगा। अगर ग्लूकोज लैक्टोज साथ में भी आ जाए तो भी फोकस ग्लूकोज पे रहेगा।
बट अगर सोच ग्लूकोज नहीं है, सिर्फ लैक्टोज है, तो सिर्फ अकेला एनर्जी सोर्स कौन बचा? लैक्टोज। तो सारा फोकस किस पे होगा? लैक्टोज पे होगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेल में ग्लूकोज है और लैक्टोज भी है तो लैक ऑपरेंट चलेगा, बट हम एनर्जी अभी भी ज्यादा किससे बनाएंगे? ग्लूकोज से। तो मैं लैक ऑपरेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, उसकी स्पीड बढ़ाऊंगा नहीं, नॉर्मल चलने दूंगा। ठीक है, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टोज है तो लैक ऑपरेंट चलेगा। बट सोच अगर ग्लूकोज नहीं है बेटा और सिर्फ लैक्टोज है, तो अब सारी एनर्जी कौन देगा? लैक्टोज। इसका मतलब लैक ऑपरेंट तेजी से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? और जब तेजी से चलेगा तो स्पीड बढ़ाऊंगा, और स्पीड बढ़ाऊंगा तो पॉजिटिव रेगुलेशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं फिर बताता हूं। ग्लूकोज और लैक्टोज अगर दोनों है तो अभी भी प्रेफरेंस ग्लूकोज को है। मैं ये नहीं कह रहा लैक ऑपरेंट नहीं चलेगा, चलेगा, बट स्लोली चलेगा, चलने दो, धीरे धीरे, बहुत कम नहीं, बट अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा। बट अगर ग्लूकोज हटा ही दूं मैं और सिर्फ लैक्टोज हो, अब सारी एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? लैक्टोज को। अब सारी एनर्जी लैक्टोज देगा, तो अब सोचो कि कितनी तेजी से मुझे लैक ऑपरेंट चलाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर सकूं। यहां पे कैप बाइंडिंग साइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे काम करता है तो देखो, पहली चीज लैक्टोज है, बहुत अच्छे। लैक्टोज है तो तुम्हें वो कंसेप्ट तो याद है कि लैक्टोज किससे बाइंड किया होगा? रिप्रेसर से। इंड्यूसर बाइंड किया होगा रिप्रेसर से, बिल्कुल ठीक है। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना होगा, ये तो होगा ही होगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। इनएक्टिव होगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, प्रमोटर खाली आरएनए पॉलीमरेज आ सकता है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। बट इस बार ग्लूकोज नहीं। कंडीशन ये है कि जब सेल में ग्लूकोज बिल्कुल नहीं होता, तो ग्लूकोज की एब्सेंस में एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है CAMP, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, CAMP। ये CAMP मॉलिक्यूल जाके ये CAMP मॉलिक्यूल जाके एक दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करता है जिसका नाम होता है कैप। किससे बाइंड करता है? कैप, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। CAMP बाइंड करता है कैप से, और ये कैप जाके बाइंड करता है कैप बाइंडिंग साइट से। कंडीशन क्या है? अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसका सेंसर है ये, ग्लूकोज के ना होने का सेंसर है ये। लैक्टोज के होने का सेंसर कौन है? ऑपरेटर। कि लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेटर कर चल रहा है, और अगर लैक्टोज लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेटर रुका हुआ है, और लैक्टोज है तो ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है ना? और यहां पर अगर ग्लूकोज नहीं है तो CAMP बनेगा। CAMP किससे बाइंड करेगा? कैप से, और कैप को ले जाके कैप बाइंडिंग साइट से उड़ेगा। कैप बाइंडिंग साइट का काम क्या है? कैप बाइंडिंग साइट इंक्रीजेस द बाइंडिंग ऑफ कैप बाइंडिंग साइट क्या करता है? इंक्रीजेस द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर। इसका मतलब क्या है कि कैप बाइंडिंग साइट एक बार अगर एक्टिव हो गई तो आरएनए पॉलीमरेज अब बहुत तेजी से प्रमोटर से बाइंड करता है। पहले भी कर रहा था क्योंकि इसने रोका हुआ था, बट यहां पर बहुत तेजी से बाइंड करता है। यहां बहुत तेजी से बाइंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इस टाइप के रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेगुलेशन। ये कंडीशन बहुत यूनिक है। एनसीईआरटी में इसकी एक लाइन है बस कि पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, बट आप याद रखेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन की कंडीशन क्या है? लैक्टोज होना चाहिए और ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। तो एक कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो कंपैरिजन ये, मान लो सेल में लैक्टोज नहीं है, सेल में लैक्टोज नहीं है, बात यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे अगर सेल में लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस कौन है? ग्लूकोज। क्या लैक ऑपरेंट चल रहा होगा? तो एक टेबल मैंने बनाई है जाके आप समझ पाए। लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर गया, रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ग्लूकोज है तो कैप बाइंडिंग साइड भी नहीं काम कर रही है, लैक ऑपरेंट बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होगा, लैक ऑपरेंट बंद पड़ा होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। मान ले लैक्टोज है तो रिप्रेसर कोऑपरेटर से जाने से रोक दिया होगा, लैक ऑपरेंट चालू हो गया होगा। बट ग्लूकोज भी है, तो मैंने अभी क्या कहा? ग्लूकोज है तो कैप बाइंडिंग साइट तो चालू नहीं है, तो एक्सप्रेशन हो रहा होगा बट स्लो हो रहा होगा। एक्सप्रेशन हो रहा होगा बट स्लो या लो एक्सप्रेशन हो रहा होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? लैक्टोज भी है और ग्लूकोज नहीं है। लैक्टोज नहीं, लैक्टोज है तो रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लैक ऑपरेंट चल रहा है। और अगर ग्लूकोज नहीं है तो कैप बाइंडिंग साइट भी चालू है। तो बताओ भाई एक्सप्रेशन की स्पीड क्या होगी? कमेंट पे लिखो कि एक्सप्रेशन की स्पीड क्या होगी इस केस 3 में। जो भी सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, वो सबसे ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो तीन कंडीशन क्या है? लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है तो लैक ऑपरेंट नहीं चल रहा, लैक्टोज भी है ग्लूकोज भी है तो लैक ऑपरेंट चल रहा है बट नॉर्मल स्पीड से चल रहा है।
लैक्टोज है और ग्लूकोज नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि लैक ऑपरेन की स्पीड में कोई चेंज आएगा या नहीं? अगर आएगा तो क्या होगा? तेज होगी, स्लो होगी, बंद हो जाएगी? कमेंट में लिखेंगे, जिसका भी कमेंट सही होगा उसको हम सबसे ऊपर पिन कर देंगे, आप लोग बाकी चेक कर सकते हैं। तो होपफुली लैक ऑपरेन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आए जो आपके एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।